Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to study chapter number 2, Organization of Life, lecture number 10. Today our topic is mitochondria. Dear student, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहा जाता है. ठीक है. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम फंक्शंस में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल हमने पहले भी डिस्कस किया है. क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है मसल सेल और लिवर सेल. मसल सेल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि मसल सेल क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है. तो कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी की नीड होती है. तो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल के अंदर होंगे उतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन सेल की होगी. ठीक है. तो इसलिए हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो कुछ नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है सेल पर. जितनी सेल को एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइज और डायमीटर की. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर की. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर को देखें, अब इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली साइड, ये डायमीटर होता है. ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर होता है. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है, डायमीटर जो है 0.2 से 1 नैनोमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है. ठीक है. डायमीटर हो गया. उसके अलावा अगर हम लेंथ की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना लॉन्ग होता है तो 10 माइक्रोमीटर माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग होता है. ठीक है. यहाँ से जो ये लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है. ये था इसका डायमीटर. अगर यहाँ से देखें ये वाली सी 0.2 से 1.0 नैनोमीटर जो है उसका डायमीटर है और लेंथ उसकी कितनी है? 10 माइक्रोमीटर. ठीक है. अब आ जाता है कंपोजिशन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ होता है प्रोटीन से, लिपिड से और डीएनए से. ठीक है. तो ये चीज़ें मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया को बनाती हैं. अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. ठीक है जी. अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. उसके अलावा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. अब हम इन सारी चीज़ों को डायग्राम में डिस्कस करेंगे और डायग्राम में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में. अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. ये जो आपको बाहर आउटर लेयर आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है जी. तो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की. उसके अलावा यहाँ पर ये जो इनफोल्डिंग आपको दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्लियर स्मूथ होती है. वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनफोल्डिंग बनाती है. ऐसे फोल्ड बनाए हुए होते हैं इनर मेम्ब्रेन में.
ठीक है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो फोल्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, इनको क्या कहते हैं? इनको क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर एंजाइम्स या कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस होता है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वो है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। क्या क्या प्रेजेंट है? इनर आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्ड बनाती है। क्या बनाती है? इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर। और इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। अब क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी का फंक्शन क्या होता है कि क्रिस्टी जो है वो इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है, क्रिस्टी इसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और क्रिस्टी के ऊपर एंजाइम कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स और कोएंजाइम प्रेजेंट होती हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स। ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होता है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी है कि वो अपनी कॉपीज़ खुद बना सकता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम का मतलब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी है कि वो अपने लिए खुद की प्रोटीन बना सकता है। ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, कि वो अपनी कॉपीज़ खुद बना सकता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है। वो सेल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। यहाँ पर एक और टर्म भी माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस भी कहा जाता है। अब ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? दे हैव देयर ओन डीएनए। ऑटोनॉमस को हम कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है। क्योंकि ऑटोनोमस का मतलब भी यही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। जब खुद का डीएनए होता है तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने लिए प्रोटीन बना सकता है, तो इसीलिए उसको ऑटोनोमस कहा गया है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। ठीक है जी। तो अब हमारे पास हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड मॉलिक्यूल से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? फूड मॉलिक्यूल से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में मैंने यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल लिया है। फूड मॉलिक्यूल लिया है जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? हमारा फूड है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है? जो फूड हम खाते हैं वो फूड जो है ऑक्सीजन और एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। फूड की तोड़फोड़ होती है। जब फूड की तोड़फोड़ होती है तो वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ठीक है।
ठीक है। तो जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो वो रिलीज़ करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और एटीपी। अब ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर होगी और तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी से बाहर रिलीज, माइटोकॉन्ड्रिया उसको बाहर रिलीज कर देगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। उसके अलावा जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, जब फूड की तोड़फोड़ हो रही है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। और एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड प्रोड्यूस होता है। अब सेल क्या करता है, सेल इस एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है। क्यों यूटिलाइज करता है, ताकि वो अपने सेल की पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटीज़ की, वाइटल एक्टिविटीज़ और फंक्शन जो है वो करवा सके। तो जब हमने सेल के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। हमने ये भी देखा कि सेल बहुत सारा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो जाहिर सी बात है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी सेल कहाँ से लाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो सेल एटीपी को यूज़ करता है ताकि वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज़, फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ब्रेन सेल हो गया, हमारी किडनीज हो गई, हमारा लिवर सेल्स हो गए, हमारे मसल्स हो गए, वो क्या करेंगे, वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं।